मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूँ, इसकी सलामती के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे पास जुनूनी हुक्मरान बेगुनाहों के खून से होली खेलें। अवाम तो मासूम होते हैं, बेगुनाह, खा किसी भी मुल्क के हों। इनके खून से होली क्यों खेली जाए? क्या बिगाड़ा इन बेगुनाहों ने? यहाँ के लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि इन पहाड़ियों को आतिशफ़शां बना दिया गया है, जो किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ बाज़ ऐसे नौजवान भी आ जाते हैं, जो हकीकत जानने के बाद अपना इरादा बदल देते हैं और भागने की कोशिश में मारे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई नौजवान राह फ़रार इख्तियार करने के बजाय दूसरे नौजवानों के ज़मीर को झंझोड़ कर अपना हम नवा बनाने की कोशिश करे तो इसे मायूसी नहीं होगी। कैंप में मौजूद जदीद तरीन असले से लेस सैकड़ों नौजवान बगावत कर दें तो इस खूबसूरत शहर को चंद घंटों में राख का ढेर बना दें, सैकड़ों लोग मारे जाएं। मैं इस नुक्ता नज़र से भी दहशतगर्दी के इस मंसूबे के मुखालिफ हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, हम अकेले नहीं होंगे, 6 और लोग भी हमारे साथ हैं। मैं यहाँ से निकलने में भी तुम्हारी मदद करूँगी और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास इतना मवाद होगा कि तुम न सिर्फ अपनी हुकूमत को दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर सकोगे, बल्कि रॉ के इन एजेंटों के ठिकानों की निशानदही भी कर सकोगे, जो कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दहशतगर्दों की सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। और वो बात पूरी नहीं कर पाई कि बाहर घंटी की आवाज़ सुनकर खामोश हो गई। शायद राधा और डॉक्टर शांता आ गई हैं, अलका कुर्सी से उठते हुए बोली। राधा के जाने के बाद मैंने बाहर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं देखती हूँ वो कमरे से बाहर चली गई। इसने दरवाज़ा भीड़ दिया था और फिर एक लम्हे को मेरे जहन में यह ख्याल भी उभरा कि अगर इसने डॉक्टर शांता के बजाय पुलिस को बुलाया हो तो मैं क्या कर सकूँगा, लेकिन ये ख्याल मैंने जहन से झटक दिया। मैं 14 घंटे इस कमरे में बेहोश पड़ा रहा था। वो किसी भी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी, और अगर पुलिस के हवाले ही करना था तो इस वीरान मंदिर से उठाने के बाद मुझे आरामदेह बिस्तर पर क्यों लिटाया जाता, मेरे जख्म की मरहम पट्टी क्यों की जाती। बाहर हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर दरवाज़ा खुला और अलका एक और औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो दराज कामत दुबली पतली सी औरत थी, उम्र 40 के लगभग रही होगी। रंगत किसी कदर सांवली और चेहरे के नकूश वाजबी से थे। वो डॉक्टर शांता थी। हेलो वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई, कांधे पर लटका पर्स चारपाई पर रख दिया। पहले मेरी पेशानी को छूकर देखा, फिर बैग में से थर्मामीटर निकालकर इसे 1-2 मरतबा झटके देने के बाद मेरे मुंह में ठोंस दिया और फिर मेरी कलाई पकड़ ली। इसकी नज़रें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर मरकूज थी। 1 मिनट बाद इसने मेरी कलाई छोड़ दी और थर्मामीटर देखते हुए बोली, राधा ने तो मुझे डरा ही दिया था। वो अलका की तरफ देखते हुए बोली, ताप 102 है, घबराने की कोई बात नहीं। जो दवाएं मैं सुबह दे गई थी अब इनका इस्तेमाल शुरू कर दूँ। मैं एक और दवा देती जा रही हूँ, साथ साथ ये भी इस्तेमाल कराती रहो। आज रात कम से कम 2 मरतबा ये दवाएं इसके पेट में ज़रूर जानी चाहिए, बुखार उतर जाएगा। और इसने कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं खाया। मैंने राधा से कहा था कि डबल रोटी लेती आए, अलका ने जवाब दिया। इसी लम्हे राधा अंदर दाखिल हुई। अलका ने इसे चाय बनाने को कहा और ख़ुद भी इसके साथ बाहर चली गई। डॉक्टर शांता मुझसे बातें करने लगी। वो बहुत खुश मिजाज और बातूनी औरत थी। बज़ाहिर तो वो मेरी कैफियत दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका कम ही मिल रहा था। वो खुद ही बोले चले जा रही थी। वो मेरी तबीयत दरियाफ्त करती रही, मेरे बारे में और कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ कैसे लाया गया। 10-15 मिनट बाद अलका और राधा कमरे में दाखिल हुई। राधा ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें 3 कप चाय के अलावा एक प्लेट में डबल रोटी के स्लाइस भी रखे हुए थे। इसने ट्रे मेज़ पर रख दी, मुझे सहारा देकर उठा दिया और डबल रोटी वाली प्लेट मेरे सामने रखकर चाय का कप मेरे हाथ में दे दिया। इसने एक कप शांता को दिया और तीसरा कप खुद लेकर बैठ गई। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? इसने राधा की तरफ देखते हुए कहा। बनाई है माता जी, राधा ने जवाब दिया। रसोई में रखी है, काम कर रही हूँ, वहीं बैठकर पी लूँगी। राधा बाहर चली गई और अलका चाय की चुस्कियाँ लेते हुए शांता को मेरे बारे में बताने लगी। शांता बड़ी तवज्जो से इसकी बातें सुन रही थी। वो बार बार मेरी तरफ भी देखती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद शांता चली गई। नाश्ते के बाद सुबह दवा भी खिला दी गई और शायद ये किसी दवा का असर था कि मेरे जहन पर गनूदगी सी तारी होने लगी। तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटा लूँ, अलका कहते हुए उठकर बाहर चली गई। नींद में भी बेचैनी से रही। फिर मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कांधे से पकड़कर झंझोड़ दिया गया हो। मैंने आंखें खोल दी। अलका मेरे ऊपर झुकी हुई थी और इसकी सरगोशियाना आवाज़ मेरी समाज से टकरा रही थी। नाजी नाजी उठो, जल्दी करो। मैं बदहवासी में उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। नींद में ही शायद कंबल अपने ऊपर से उतार दिया गया था। बरहंगी का एहसास होते ही मैंने एक कंबल अपने ऊपर खींच लिया। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। नागराज के आदमी इस तरफ आ रहे हैं, उठो जल्दी करो, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, अलका ने कहा। मैं कंबल जिस्म पर लपेट कर चारपाई से उठ गया, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी
इस कदर ज़्यादा थी कि खड़े होना मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ा गया। अगर अलका मुझे सहारा न देती तो मैं यकीनन गिर पड़ता। चारपाई के पिछली तरफ भी एक दरवाज़ा था जो मैंने पहली मर्तबा देखा था। अलका ने एक हाथ से मुझे सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से वो दरवाज़ा खोल रही थी। इसलिए मैं राधा भी कमरे में दाखिल हो गई। राधा, अलका बोली, ये कमरा ठीक करो, दवाई भी यहाँ से हटा दो और हर वो निशानी मिटा दो जिससे किसी की मौजूदगी साबित हो सके, जल्दी करो। अलका मुझे दूसरे कमरे में ले आई। इस कमरे को स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। मुख्तलिफ चीज़ें बेतरतीबी से बिखरी हुई थीं। एक तरफ दीवार में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाज़ा लकड़ी का था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 2 शीशे भी लगे हुए थे। इस अलमारी से ज़रा आगे इसी दीवार पर किसी देवी की तस्वीर का फ्रेम लगा हुआ था। अलका ने वो फ्रेम हटा दिया। इसके पीछे दीवार में एक ताकचा सा बना हुआ था जिसमें एक आहिनी हुक सा लगा हुआ था। अलका ने वो हुक घुमा दिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। दीवार में इतना खिला पैदा हो गया कि एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। अलका अंदर दाखिल हो गई और मुझे भी हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। आगे सीढ़ियाँ हैं, ध्यान से उतरना। अलका की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। खिला में गहरी तारीकी थी। मैंने टटोल कर कदम आगे बढ़ाया और अलका के सहारे सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरा एक हाथ अलका ने थाम रखा था और दूसरे हाथ से मुझे कंबल संभालना मुश्किल हो रहा था। 12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद चंद कदम आगे बढ़कर हम रुक गए। अलका मुझे छोड़कर एक तरफ हट गई थी और फिर चट की हल्की सी आवाज़ के साथ कमरा रोशनी से भर गया। ये एक वसी तहखाना था जिसमें आगे 3 कमरे बने हुए थे। दाएं तरफ वाले कमरे को ताला लगा हुआ था। अलका मुझे बीच वाले कमरे में ले आई थी। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था। एक खूबसूरत अलमारी और ड्रेसिंग टेबल भी थी। सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सीट थी जिस पर एक आदमी आराम से लेट सकता था। इसके दाएं बाएं 2 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। बेड के एंड सामने वाली दीवार पर क्लॉक भी आवेजा था जिसकी सुइयां 3 बजे का वक्त बता रही थी। गोया ये रात का आखिरी पहर था। तुम यहाँ आराम से लेट जाओ, अलका ने कहा। यहाँ गर्मी तो नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो पंखा खोल लेना। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने जिस्म पर कंबल दुरुस्त करते हुए पूछा। तुम्हारे कपड़े ऊपर ही कहीं रखे हुए हैं, मुझे इनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर इन लोगों को किसी किस्म का शुबा भी होगा तो वो इस आश्रम की बुनियादें तक उधेड़ डालेंगे। तुम ये कंबल ओढ़ कर ही लेटे रहो, जैसे ही बला टली मैं आ जाऊंगी और तुम्हारे कपड़े भी लेती आऊंगी। मैं बेड पर बैठ गया और अलका को सीढ़ियों वाले रास्ते की तरफ जाते हुए देखता रहा। मेरा जिस्म बदस्तूर पसीने में शराबूर था। बुखार उतर गया था और कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कंबल उतार दिया और पलंग की पट्टी पर बैठा इधर उधर देखता रहा। अलमारी के दाएं तरफ एक दरवाज़ा देखकर मैं रुक गया। वो बाथरूम था। फर्श और दीवारों पर 5 फीट तक सफ़ेद टाइलें लगी हुई थीं। एक तरफ संगे मरमर का बहुत बड़ा बाथ टब था। तमाम चीज़ें बहुत कीमती और शानदार थीं। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो सामने ही नजर आ गई। मैंने स्टैंड पर लटका हुआ तौलिया उठाया। जिस्म का पसीना पहुंचने लगा। मैं कई रोज़ से नहीं नहाया था। अलका वगैरह शायद बेहोशी की हालत में स्टिचिंग की थी, लेकिन जिस्म अब भी बहुत गंदा हो रहा था और मेरे ख्याल में इस वक्त मैं ख़तरे से खाली नहीं था। मैंने तौलिया से रगड़ रगड़ कर अपना जिस्म साफ़ किया और जब तौलिया स्टैंड पर टांगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तौलिया बहुत गंदा हो गया था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। मैं कंबल ओढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस तरह बरहना बैठना भी नहीं चाहता था। मैं अलमारी खोलकर तलाशी लेने लगा। बहुत कीमती और शानदार मलबूसात टंगे हुए थे। मुझे अपने मतलब की चीज़ें मिल गईं। मैंने एक हैंगर पर टंगा हुआ स्लीपिंग सूट उतार कर पहन लिया और अलमारी बंद करके बेड पर लेट गया। अब नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अलका के बारे में सोचने लगा। इसकी बातों पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। क्या वाकई इसके दिल में इस कदर ज़्यादा इंसानी हमदर्दी थी कि वो दुश्मन मुल्क की आवाम को तबाही से बचाने के लिए अपने मुल्क की मुखालफत पर उतर आई थी, या महज नागराज से अपने शोहर के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती थी। मैं इत्तफाक से इसके हाथ लग गया था। मेरे बारे में वो बहुत कुछ जान चुकी थी और शायद समझ गई थी कि नागराज से मुझ जैसा दलेर और निडर आदमी ही टक्कर ले सकता है। मुझे मेरे वतन की सलामती के हवाले से आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। दूसरी तरफ मेरी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मुझे भी अलका जैसे लोगों की ज़रूरत थी। नागराज की ताकत का मैं कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सका था। जिस तरह पूरे शहर में मुझे तलाश किया जा रहा था, इससे पता चलता था कि पुलिस मुकम्मल तौर पर इसके कंट्रोल में है और इसके दीगर ज़राए भी लामहदूद हैं। वो कुछ भी चाहे कर सकता है। हालात में मेरे लिए इस इलाके से निकलना मुमकिन नहीं था और मुझे अलका जैसी औरत की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने इसका साथ देने का फ़ैसला कर लिया था।
मेरे इस फैसले के पीछे कुछ वतन परस्ती का जज्बा भी कार फरमा था। मैं मालूम करना चाहता था कि यहाँ मेरे वतन के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, और ये सब कुछ अलका जैसी औरत की मदद से ही मालूम हो सकता था। तय खाने की छत पर चलने फिरने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें कभी एक तरफ से सुनाई देती और कभी दूसरी तरफ से, जिसका मतलब था कि वो लोग ऊपर पूरे आश्रम की तलाशी ले रहे हैं। दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। जिस वक्त अलका मुझे तहखाने में लाई थी, इस वक्त 3 बज रहे थे। सवाल ये पैदा होता था कि रात के पिछले पहरी से ये इतला कैसे मिली थी कि नागराज के आदमी आ रहे हैं। इस आश्रम में या तो टेलीफोन था या किसी ने खुद वहां कर इतला दी थी, मगर इतला देने वाला कौन हो सकता है? रात के आखिरी पहरी इस किस्म की इतला तो कोई ऐसा शख्स ही दे सकता है जो इनमें शामिल हो, मगर वो कौन हो सकता है? अलका का कोई जासूस? मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता रहा। अलका के बारे में भी मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। वो बेवा थी, काटन की सफ़ेद साड़ी में वो बहुत सादी सी नजर आती थी, लेकिन यहाँ अलमारी में कीमती और खूबसूरत साड़ियाँ और दीगर मलबूसात भरे हुए थे। वो कई साल पहले बेवा हुई थी। ये मलबूसात अगर शादी से पहले के थे तो इन्हें संभाल कर रखने की मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर ये सोच कर सर झटक दिया कि अभी तो वो जवान थी, हसीन थी। हो सकता है इसने सोचा हो कि अगर कभी दूसरी शादी का इरादा कर लिया तो ये कपड़े काम आएंगे। हिंदू मज़हब में बेवा औरत के लिए दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं, मगर अब तो मज़हब में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। पहले तो औरत छोर के साथ ही इसकी चिता में जल कर सत्ती हो जाती थी, मगर इस जालिमाना रस्म को ख़त्म कर दिया गया। और भी बहुत सी रसूमात में तब्दीलियाँ आई थीं। कुछ तब्दीलियाँ मुल्की क़वानीन के ज़रिए लागू की गई थीं। बेवा औरत के लिए ये ऑप्शन मौजूद था कि वो अगर चाहे तो अपना घर बसाने के लिए दूसरी शादी भी कर सकती है। और हो सकता है अलका ने भी कोई ऐसी बात सोच रखी हो, इसलिए वो कीमती कपड़े भी संभाल रखे हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस तरफ देखने लगा। चंद सेकंड्स बाद अलका कमरे के दरवाजे में नमूदार हुई। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चले गए वो आगे बढ़ते हुए बोली, कम वक्तों ने पूरे आश्रम को उलट पलट कर रख दिया है, बक्सों तक की तलाशी ली है। इनका ख्याल था कि शायद मैंने तुम्हें किसी बक्से में छुपा दिया हो। तुम्हें कैसे इत्तला मिली कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं? मैंने उलझी हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं बहुत अरसे से नागराज की सरगर्मियों की निगरानी कर रही हूँ। वो बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, इसके अंदर सर्कल में मेरे भी कुछ हमदर्द मौजूद हैं। एक ऐसे ही हमदर्द ने मुझे बरवकत खबरदार कर दिया। क्या तुम्हारे इस हमदर्द को मालूम है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ? मैंने पूछा। नहीं, अलका ने नफ़ी में सर हिलाया। दरअसल जब भी ऐसी कोई बात होती है, नागराज इन लोगों को ज़रूर चेक करता है जो माजी में इससे नुकसान उठा चुके हैं। मुझे शुबा था कि वो आश्रम का रुख भी ज़रूर करेगा। मेरे हमदर्द को ये तो मालूम नहीं कि तुम यहाँ मौजूद हो। इसने तो महज हमदर्दी के तौर पर इतला दी थी कि मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूँ। नागराज के आदमी भी इसकी तरह वहशी और दरिंदे हैं। तुम्हें ये इतला कैसे मिली थी? मैंने एक और सवाल किया। शायद तुम्हारे जहन में किसी किस्म के शुबहात सर उभार रहे हैं। अलका मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, आश्रम में टेलीफोन मौजूद है और मुझे ये इतला फ़ोन पर ही मिली थी। बहरहाल वो लोग आए, तोड़ फोड़ की, मुझे धमकियां दी और चले गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, यह आश्रम मैंने अपनी निगरानी में तामीर करवाया था और इस तहखाने की तामीर को खुफिया रखा गया था। इस आश्रम की तामीर के लिए मैंने मजदूर और कारीगर जयपुर से बुलवाए थे ताकि मुकामी मजदूरों को भी तहखाने का पता न चल सके। वैसे राजस्थान की इमारतों में तहखाना कोई अनोखी बात नहीं। तकरीबन हर दूसरी इमारत और ख़ास तौर पर मंदिरों के नीचे तहखाने मौजूद हैं, मगर इनके बारे में चंद मुतलका लोग ही जानते हैं। और मेरे आश्रम के इस तहखाने के बारे में तो मेरे और राधा के अलावा और कोई नहीं जानता। तीसरे फर्द तुम हो जो इस राज से वाकिफ़ हुए हो। राधा कौन है? और मेरे ख्याल में वो तो विधवा नहीं है। मैंने कहा, राधा कई साल से मेरे पास है और मेरी वफादार है। अलका ने जवाब दिया। जिन दिनों मेरे शोहर की हत्या की गई, ये इन्हीं दिनों अपने शोहर के साथ मुदिया प्रदेश से यहाँ आई थी, लेकिन चंद रोज़ बाद इसका शोहर अचानक ही लापता हो गया। बाद में इंकशाफ हुआ कि वो डाकुओं के एक गिरोह में शामिल था, मगर अपना गिरोह छोड़कर यहाँ आ गया ताकि शरीफाना ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन पुलिस को पता चल गया और वो पकड़े जाने के खौफ से फ़रार हो गया। इस बात को कई साल हो चुके हैं, इसकी तरफ से कोई इतला नहीं। मेरा ख्याल है कि वो कहीं मर खप गया होगा, मगर राधा मेरे ख्याल से मुत्तफिक नहीं है। इसे यकीन है कि इसका पति जिंदा है और मुदिया प्रदेश के चुंबल में डाकुओं के किसी गिरोह में शामिल है। राधा को यकीन है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर वापस आएगा और इसके लिए वो यहाँ से कहीं और जाने को तैयार भी नहीं। मैंने राधा को इस वक्त सहारा दिया था जब वो हर तरफ से मसाइब में घिर गई थी। पुलिस इसके पति के बारे में मालूम करने के बहाने आए दिन इसे परेशान किया करती। मैं इसे अपने पास ले आई। इस वक्त पुलिस के बाज़ ऑफिसर मेरा एहतराम करते थे, इसलिए मेरी वजह से राधा को पुलिस की आए दिन की पूछगछ से भी निजात मिल गई। राधा इस वक्त से मेरे पास है और मुझे माता जी कहती है। हालांकि तुम दोनों की उम्र में 8-10 साल से ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने कहा, हाँ। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तो सब्र
कर बैठी हूँ, मगर राधा अब भी मुंह जोर घोड़ी की तरह है। अगर मैंने इसे खींच कर न रखा होता तो अपने आप को तमाशा बना चुकी होती। मेरी कड़ी निगरानी के बावजूद कभी कभार कोई ना कोई गुल खिला ही देती है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में किसी बेसहारा औरत के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। औरत जवान और खूबसूरत भी हो तो ज़िंदगी अजाब बन जाती है। अलका खामोश होकर फिर गहरे सांस लेने लगी और फिर अचानक ही जैसे चौंक गई। अरे मैंने अब तक ख्याल ही नहीं किया। अच्छा क्या तुमने ये कपड़े निकाल कर पहन लिए? इस अलमारी में तुम्हारे कपड़े हैं? मैंने पूछा। हाँ, इसने सर हिला दिया। तुमने ये कपड़े अब तक संभाल कर रखे हैं? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने कहा। शादी के नाम पर इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसने मेरी बात टाल दी और उठकर खड़ी हो गई। रात बहुत हो चुकी थी, अब तुम आराम करो। इसने मेरी पेशानी को छू कर देखा। तुम्हारा बुखार उतर गया है, आराम करोगे तो 2-4 रोज़ में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाजू में अब ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? 2-4 दिन ड्रेसिंग होगी तो ज़ख्म ठीक हो जाएगा। मैंने कहा। 1-2 दिन तुम्हें इस तहखाने में रहना पड़ेगा। इन वैश्यों का कोई भरोसा नहीं, फिर किसी वक्त पलट आए। अच्छा मैं चलती हूँ। अलका चली गई। मैंने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। 4:45 बजने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर ली। दोबारा आँख खुली तो घड़ी 10:15 का वक्त बता रही थी। मेरे ऊपर कंबल पड़ा हुआ था। हालांकि मुझे याद था कि सोते वक्त मैंने कंबल नहीं ओढ़ा था। इसका मतलब था कि अलका किसी वक्त तहखाने में आई थी और मुझे कंबल ओढ़ा कर चली गई थी। चंद मिनट बाद कदमों की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो राधा थी। इसने एक हाथ में ट्रे उठा रखी थी और दूसरे हाथ में मेरे कपड़े थे। कपड़े साफ सुथरे और धुले हुए थे। मुझे हैरत थी कि ये कपड़े कहाँ छुपाए गए होंगे। सियानी कहत है कि भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़े पहनाना बड़े पुण्य का काम है। वो ट्रे साइड टेबल पर रखते हुए बोली। अब तुम क्या कहत हो? पहले खाना खाए रहत हो या कपड़े पहत हो? पहले कपड़े, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बात मैंने खास तौर पर नोट की थी कि राधा इस वक्त खुश नजर आ रही थी। इसके लहजे में भी बेतकल्लुफी थी। मैं इस वक्त कंबल ओढ़े हुए था, इसलिए वो ये नहीं देख सकती थी कि मैं कपड़े पहने हुए हूँ। हम आंखें बंद करत है, तुम कपड़े बदल लो। इसने कपड़े मेरे ऊपर कंबल पर फेंक दिए। तुमने तो कहा था कि नंगे को कपड़े पहनाना बड़े पुण्य का काम है, अब खुद ही पहनाओ। मैंने शिरारतमेज़ लहजे में कहा। हाय राम, इसने कबारी लड़कियों की तरह शर्मा कर दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। हमें लाज लागत है, तुम खुद ही बदल लो। वो जिस तरह खिल रही थी मैं इसकी नीयत भांप रहा था। अलका मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो मुंह जोर घोड़ी है और कड़ी निगरानी के बावजूद भी कभी कभार कोई गुल खिला देती है। इस वक्त भी इसकी नीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। होना तो ये चाहिए था कि वो मुझे कपड़े देकर कमरे से बाहर चली जाती, लेकिन इसकी नीयत में फतूर था, इसलिए वहीं खड़ी रही थी। इसने अगरचा चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था, मगर मैं जानता था कि वो उंगलियों की दुर्जों में से झांकना चाह रही है। इसने आंखें खोली तो मैंने कपड़े उठाकर कुर्सी पर फेंक दिए। वो अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी और मैंने एकदम से अपने ऊपर से कंबल उतार दिया। हाय राम, इसने चीखते हुए एक बार फिर दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए, लेकिन इस मर्तबा जल्दी इसने हाथ हटा लिए। मैं इसकी तरफ देखता हुआ बेड से उतरकर बाथरूम में घुस गया और कुली करने के बाद कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और ट्रे गोद में रखकर नाश्ता करने लगा। अलका क्या कर रही है? मैंने राधा की तरफ देखे बगैर पूछा। वो शांता देवी के दवार ग्यो है जी, राधा ने जवाब दिया। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। इसलिए तुम इतनी फैल रही हो? तुम हमको बहुत अच्छा लगत हो जी, राधा ने दिल की बात कह दी। मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। अच्छा ये बर्तन उठाओ और यहाँ से चलती बनो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। मैंने कहा। राधा के चेहरे पर एक रंग सागर गुजर गया। इसकी साड़ी का पल्लू नीचे लटका हुआ था। वो बर्तन उठाने के लिए मेरे सामने इतना झुक गई कि मेरी नज़रें इसके ब्लाउजर के अंदर तक चली गईं। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया और मैंने आंखें बंद कर ली। मैं बीमारी में कोई बदपरहेज़ी नहीं करना चाहता था। मेरी दवाएं भी बेड के साइड टेबल पर रखी हुई थी। राधा के जाने के बाद मैंने खुराक खा ली और बिस्तर पर लेट गया। 12 बजे के करीब अलका आ गई। इसने मेरी पट्टी तब्दील की और कुछ देर बैठने के बाद वापस चली गई। इसके कहने के मुताबिक मेरी तलाश अब भी जारी थी। नागराज के आदमी हर उस जगह को चेक कर रहे थे जहां मेरे छुपने का शुबा हो सकता था। कुछ पार्टियां उस रात मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाली रास्तों पर भी निकल गई थी, लेकिन जाहिर है इन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला होगा। मैं 3 दिन तक इस तहखाने में बंद रहा। राधा और अलका मेरा हर तरह का ख्याल रखे हुए थी। मेरा बुखार उतर चुका था, मगर दवाओं का इस्तेमाल जारी था। मेरे ज़ख्म की ड्रेसिंग भी अलका ही करती थी। चौथे रोज़ सुबह तहखाने से निकाला गया। वो सुबह का वक्त था और मैं पहली बार खुली फ़िज़ा में आया था और पहली मरतबा इस आश्रम का जायज़ा भी ले रहा था। ये जगह तकरीबन 4 कनाल रकबे पर मुश्तमिल थी। 2 तरफ कमरे बने हुए थे, जिनके सामने डहलान छतों वाले लंबे बरामदे भी थे। 20 कमरे थे, 10 एक तरफ और 10 दूसरी तरफ। दरमियान में एक लंबा सा लॉन था, जिसके किनारों पर फूलों के पौधे थे। लॉन के ऐन वस्त में एक छोटा सा हौज था, जिसमें फुआरा लगा हुआ था।
इसके थोड़े फासले पर चंद सायादार दरख्त भी थे जिनके नीचे कंक्रीट के बेंच रखे हुए थे। गेट बहुत ऊंचा था जो आमतौर पर बंद ही रहता था। आमदोरफ्त के लिए छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल होता था। ऊंचे चबूतरे पर बने हुए इस मंदिर में एक छोटे चबूतरे पर स्याह रंग का एक गोल और लंबूतरा सा पत्थर रखा हुआ था जिसके ऊपर के हिस्से पर सफ़ेद रंग से चेहरे के नक्शो निगार बने हुए थे। हिंदुओं में लातादाद देवियों और देवताओं की पूजा की जाती थी। इनकी खूबसूरत मूर्तियां भी बनाई जाती थी। ये स्याह पत्थर भोलानाथ था। वो 5वां रोज था। शहर में मेरी तलाश अब भी जारी थी। नागराज पागल हुआ जा रहा था। मेरी गुमशुदगी ने तो इस पर जुनून सतारी कर दिया था। इसे इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया तो इनका दहशतगर्दी के इस कैंप का राज खुल जाएगा। अलका की इतला के मुताबिक नागराज पर जयपुर और दिल्ली से भी दबाव पड़ रहा था कि मुझे हर सूरत में तलाश किया जाए और किसी भी सूरत में सरहद की तरफ न जाने दिया जाए। अलका ही से मुझे ये मालूम हुआ था कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा ऑफिसर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के साथ खुफिया तौर पर यहाँ आ चुका था और उन्होंने 2 घंटों तक नागराज से अलहदगी में मुलाकात की थी। इनके जाने के बाद नागराज ने अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।